Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. My name is Manisha Balhara and I have been teaching UPSC aspirants for the past 8 years. और जहाँ तक UPSC के अटेम्प्ट्स की बात है, so I have given 3 UPSC means 2017, 2018 and 2020 के जो मेंस हैं that I have given. इसके अलावा जो स्टेट एग्जाम्स हैं जैसे हरियाणा है, so I have given 2 हरियाणा मेंस and राजस्थान I have given 1 राजस्थान मेंस. एंड इसके साथ ही आई हैव बीन अपीयर्ड इन IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO2 इंटरव्यू एज वेल. Okay, so that's my introduction and with this introduction let's start the chapter of today. आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री की NCERTs. देखो, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो जो बेसिक हैं NCERTs हमारी वो आपको पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है. लेकिन ना कुछ NCERTs इस तरीके से होती है ना, कुछ जो सेंस नहीं बनाती. फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर कभी भी आ जाता है, कोई एक प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है, प्रॉपर क्रोनोलॉजी नहीं है, तो चीज़ें और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि एक्चुअली NCERTs में से चीज़ें पढ़नी कौन सी हैं, कैसे पढ़नी है और वो क्यों पढ़नी है. ठीक है, तो हमारा बेसिकली मकसद इस टाइम पर यह है कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो बेस है, जो बेसिक नॉलेज है जो NCERTs हमें देती हैं, वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए. ओके, तो हम लोगों ने 6th, 7th, 8th की जो बहुत ही लो लेवल की बेसिक NCERTs हैं उनको हम लोगों ने करना शुरू किया है, सो दैट अगर आप आगे एडवांस लेवल पर हिस्ट्री को आगे पढ़ते हैं तो कोई भी लाइन अगर लिखी होती है तो बेसिकली उसके पीछे की नॉलेज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, स्क्रिप्ट क्या है उसकी, वो अपने को पता होनी चाहिए. ठीक है, और बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इन NCERTs में दिया होगा, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि नहीं पढ़ी होंगी, ये एडवांस लेवल पर हमें लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें तो सबको पता ही होती हैं, बट वो एक्चुअली सबको पता नहीं होती. स्टेटमेंट आपको पता होगी, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना एग्जामिनर का आजकल UPSC का या किसी भी स्टेट लेवल का, तो बहुत ज़्यादा वो चेंज हो चुका है. तो आपको चाहे 3 स्टेटमेंट्स आती हैं चाहे नहीं आती हैं, आपका अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है वो ठीक होना चाहिए. होता ये है कि 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें से 3 पता है आपको, पढ़ा बहुत है आप लोगों ने, लेकिन जो 4th स्टेटमेंट है उसकी वजह से आप 2 ऑप्शंस के बीच में आकर अटक गए हैं, तो आपका आंसर क्लैरिफाई नहीं हो पाया है अभी तक. तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि सारी स्टेटमेंट्स पता हो हमें, और थोड़ा बहुत जो आप कह लो कि पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो भी आपको हम समझाएंगे कि क्वेश्चंस जो है बेसिक लेवल में से कैसे एडवांस लेवल तक बन सकते हैं. बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट से बहुत ही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है वो कैसे बन सकता है, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट. ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिक्स्थ, 7th और 8th इनकी जो ये बेसिक NCERTs हैं इनको कवर करना है, सो दैट हमारा एक बेस क्लियर हो सके जिस पर हम एडवांस लेवल को आगे और बढ़ा सके. ओके, अगर हम देखो इन NCERTs की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, नो डाउट पता होंगे आपको ऑलरेडी, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें से इजीली क्वेश्चन बनेगा और मे बी आपने बस इग्नोर कर दिया हो क्योंकि आप 6th क्लास में थे, तब आपको लगा होगा कि अब इतना ज़्यादा कौन ही पूछेगा एग्जाम में हमसे. आप 7th में थे, आपने सोचा कि बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें टीचर्स ने बताई हैं वो पढ़ लेता हूँ मैं. तो उस टाइम पर चीज़ों को पढ़ने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग था, क्योंकि उस टाइम पर हमारे को याद करना होता था, एग्जाम में लिख कर आना होता था, तो अगली बार जो है कोई पूछता नहीं था कि 7th में क्या पढ़ा, 6th में क्या पढ़ा. तो हमारे को अब पूछेंगे, UPSC वाला पूछेगा कि 6th के NCERT में ये फैक्ट लिखा हुआ था, इस पर क्वेश्चन पूछा है मैंने, बताओ कि इसका आंसर क्या है. तो इस बार NCERTs को पढ़ने का जो तरीका है वो हल्का सा आपका एडवांस लेवल का रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई रहेगा. ओके, इसमें आपको बस मैं कहानियां नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसमें आपको ये एक झलक मिलेगी कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा और मेंस का क्वेश्चन भी कैसे बनेगा. ऐसे सिंपल एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन ही आ जाएगा. ये E.H. कार है, उन्होंने लिखी एक स्टेटमेंट कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटीज ऑफ टुडे एंड सोसाइटी ऑफ येस्टरडे. कहने का मतलब ये है कि वी कैन ओनली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बाय लुकिंग एट द पास्ट. अगर आपको किसी का पास्ट पता है तभी आप उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है ना, बहुत ज़्यादा रिच है, उसके पास बहुत पैसा है, तो इस समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि उसने अपने पुराने सालों में कितनी मेहनत करी है, कितना ज़्यादा डेडिकेशन से सारा काम किया है, या फिर कोई चोरी करी है, डाका डाला है, कुछ भी किया उसने पास्ट में क्या किया है जिसकी वजह से आज वो रिच है. तो अगर आपको प्रेजेंट जानना है, आपको फ्यूचर जानना है, तो आपको पास्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी.
बट हिस्ट्री इज द मीनिंगफुल एंड क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट। मीनिंगफुल का मतलब होता है ऐसा कोई भी उठाकर कोई इवेंट नहीं आपने याद कर लेना कि अच्छा ये लड़ाई हुई थी, यहाँ पर दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा आगे जाके फ्यूचर में। नहीं, मीनिंगफुल स्टडी का मतलब है कि जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग रेलेवेंट है और जो एक बहुत बड़ी पिक्चर में हमें बताता है कि हाँ इस चीज़ के होने की वजह से ये कॉज, मतलब इसके पीछे होने के ये वाले कॉजेज थे और ये चीज़ हुई है इसीलिए इसके ये इम्पैक्ट्स पड़े हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ये रहे हैं जो काफ़ी सालों तक ह्यूमन सोसाइटीज़ में देखे गए हैं। सो द मीनिंगफुल एंड द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट इज बेसिकली योर हिस्ट्री। सो हिस्ट्री को पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, वो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। सो व्हाट इज बेसिकली द टाइमलाइन एंड सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्रक्स क्या निकलेगा हमारा इसको पढ़ने के बाद कि हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे करते हैं मेजर। कैलेंडर्स हैं हमारे पास, किस कैलेंडर को हम यूज़ करते हैं, उस कैलेंडर में क्या है, या मतलब बेसिकली हम कौन सा तरीका अपनाते हैं टाइम को मेजर करने का, ये इस चैप्टर के बाद हमें पता लग जाएगा। हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं वो पता होने चाहिए, जो बुक्स हैं या फिर जो पोएम्स वगैरह हैं, जो ओरल ट्रेडिशन से चीज़ें ऐसे नीचे चलती आई हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है कि बेसिकली पास्ट में क्या था। बिकॉज वी कैन नॉट गो टू द पास्ट, वी ऑल्सो कैन नॉट गो टू द फ्यूचर, बट हम प्रेजेंट में हैं अभी, लेकिन पास्ट में से जो पर्सन आया है वो बता सकता है हमें। उसने, अब वो अगर नहीं है दुनिया में तो उसने कुछ बुक लिखी होगी, तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ वो कुछ ऐसा रहा होगा उस टाइम पर, या सोसाइटी वैसी रही होगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमने समझनी है सोसाइटी, कल्चर, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तभी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को। हम ये तो नहीं जानना चाहते ना कि कौन सा पर्सन बहुत ज़्यादा रिच था उस टाइम पर, नहीं, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम एक जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ टू बी वेरी वेल अंडरस्टूड कि हमें पढ़ना क्या है। हमें बहुत चीज़ों को जो वेग हैं वो नहीं पढ़नी है, हमें मीनिंग्स निकाल कर चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद पता लगेगा हमें हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव, कि जो हमसे पहले जब होमोसेपियंस आए थे, मतलब आज से 3 लाख साल पहले बेसिकली आए हैं, तो वो किस तरीके से रहते थे, या फिर उनका क्या अप्रोच थी स्टार्टिंग में, क्या वो सारे काम करते थे, क्या खाते थे, क्या कोई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था या नहीं था। तो ये सारी चीज़ों के जो आंसर्स हैं ये हमें पता लग जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू दी टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। द हिस्ट्री क्या है, द हिस्ट्री इज बेसिक द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, बट ये मिसिंग है इसमें एक वर्ड, इट इज़ द मीनिंगफुल स्टडी ऑफ द पास्ट, जिसमें आपको पता हो कि कुछ ना कुछ इस चीज़ के पीछे कोई कारण था या इसके होने की वजह से सारे परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली योर हिस्ट्री। ये पूरा चार्ट बना हुआ है, इसमें बस आपको क्या चीज़ जाननी है। पहली बात तो अर्थ कब बनी थी, क्योंकि अर्थ भी बनी ही है ना, अर्थ हमेशा से तो नहीं थी। तो ये बनी है आज से 4.54 बिलियन ईयर्स अगो, आज से 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ बनी है। और उस टाइम पर उसके पास कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। धीरे धीरे लाइफ आई। सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो सिंगल सेल वाले एनिमल्स थे, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, ये भी इसके आसपास ही आए हैं, कहीं ना कहीं 3 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, इसके आसपास आए हैं। फिर ऑक्सीजन आई है हमारे एटमॉस्फेयर में 2.33 बिलियन ईयर्स अगो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये रहे 5 इवेंट्स, इनको लगाओ क्रोनोलॉजिकल वाइज, तो पता होना चाहिए पहले ऑक्सीजन आई है या फिर पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे ये वाले। तो आंसर इज पहले आपके ऑर्गेनिजम्स आए हैं, उसके बाद एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई है, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स वर इन ओशंस, और ओशंस में जो है ऑक्सीजन पहले से थी, एटमॉस्फेयर में बाद में गई है। तो दैट इज द लॉजिक यू हैव टू अप्लाई। एंड अबाउट 2.33 बिलियन ईयर्स अगो हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ चुकी है। इसके बाद बैक्टीरियाज आए हैं आज से 1 बिलियन साल पहले। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इसीलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन निकलेगा। हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, लेकिन इसमें से जो आपकी ज्योग्राफी या साइंस उसके भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता है कि ये हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस दे दिए मैंने, ये ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आएंगे इंटरकनेक्टेड।
ओके, सो दैट यू हैव टू स्टडी मोर, दैट आज से 1 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, बैक्टीरियाज आने शुरू हो गए थे। ओके, उसके बाद फंगाई एंड स्पॉन्जेस आए हैं, उसके बाद कोरल्स आए हैं। दिस इज द टाइमलाइन फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। स्पॉन्जेस एंड फंगाई बैक्टीरिया के बाद आई है, कोरल्स फंगाई के बाद आए हैं, ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद आए हैं आपके ये फिश एंड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स फिशेस, ये सारे आपको दिखेंगे अराउंड 500 मिलियन साल पहले, नॉट बिलियन बट मिलियन। ये जो आपका कलर है ब्लू वाला, ये मिलियन साल वाला शुरू हो गया, और जो ये ग्रीन वाला है ये आपका अभी कुछ साल पहले की ही बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद फिशेस एंड वर्टिब्रेट्स के बाद जो है आए हैं आपके इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो लैंड प्लस वाटर दोनों में ही रह सकते हैं, वो आए हैं। उसके बाद आए हैं शार्क्स, देन यू हैव रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स, और इसके बाद बेसिकली आए हैं आपके बर्ड्स, ठीक है। और जो हम बेसिकली जो मैमल्स हैं बेसिकली सारे, और वो बर्ड्स के भी बाद में आए हैं। तो ये बहुत ही लेटेस्ट एवोल्यूशन है मैमल्स का। फ्लावर्स एंड बीज आए हैं आज से 100 मिलियन साल पहले। तो ये जो पूरा चार्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। आपको जो क्रोनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए इसकी, पहले क्या आया है, बाद में क्या आया है। आप इनके कोई ना जैसे निमोनिक्स वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे ये तो याद ही रहेगा ना कि सबसे पहले फर्स्ट सेल आई थी, उसके बाद ऑक्सीजन गई है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद आपका बैक्टीरिया है, देन यू हैव फंगाई, देन यू हैव कोरल्स, एंड देन यू हैव फिशेस, okay, and then you have insects, and you have amphibians, okay, then you have sharks, SH लिख रहे हैं इसको हम लोग, and then you have reptiles and dinosaurs, then you have birds, and then you have mammals, so and then you have flowers। इस तरीके से आप ना कुछ निमोनिक्स वगैरह बनाओ जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। जैसे हमने थोड़ा सा ये वाला बनाया है जिसमें RDBMF है, कुछ भी आप बना सकते हैं, है ना। कुछ भी आप स्टोरीज फॉर्म में बना लो, किसी का बर्थडे वगैरह याद करना हो, मतलब कुछ स्टोरी से कनेक्शन आपका बना होना चाहिए। ओके, तो दिस इज RDBMF। R से है आपका रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, यू हैव बर्ड्स, मैमल्स एंड फ्लावर्स। यहाँ पर B से है आपका सबसे पहले बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। तो ये BFCF इस तरीके से आप याद कर लो, BFCF बैक्टीरिया, फंगाई, कोरल्स एंड योर फिशेस, ये ऐसे याद हो गया आपको। उसके बाद इन तीनों का बना लो इनैम्श, है ना, इनैम्श ये कर लो याद, या IAS याद कर लो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। IAS में I है आपका इंसेक्ट्स, A है आपके एम्फीबियंस, एंड S से है आपका ये शार्क्स, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पूरा जो टेबल है, जो पूरा जो डायग्राम है, ये याद सिर्फ इन निमोनिक्स के थ्रू ही होगा। इसके अलावा इनको याद करने का कोई भी तरीका नहीं है, यही तरीका है, इसी से ये आपको याद रहेंगे। BFCF, IAS एंड देन यू हैव RDBMF। ओके, ये एक तरीका है। जैसे मुझे अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें थोड़ी सी याद ज़्यादा रहती हैं, बट अगर आप कोई स्टोरी पर्सन है, या फिर आपको चाहिए कि भाई मैं तो एक लाइन में चीज़ों को याद करूंगा या करूंगी, देन यू कैन मेक योर ऑन निमोनिक एज वेल। बट हिस्ट्री में अगर आपको चीज़ें समझनी है तो आपको इन सब चीज़ों पर खेलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें और क्या है कि 10 लाख साल पहले आई है फायर, ठीक है, और 3 लाख साल पहले आए हैं ये हमारे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन स्पीशीज, ठीक है। 3 लाख साल पहले की हम बात कर रहे हैं, और सिर्फ 6500 ईयर्स पहले राइटिंग आई है, मतलब लिखना हम लोगों ने सीखा है। हम 3 लाख साल से रह रहे हैं यहाँ पर, और अभी रिसेंटली ही 6-7 हज़ार साल पहले जो है हमने लिखना सीखा है। तो दैट्स अ वेरी वास्ट काइंड ऑफ गैप। ओके, सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द फ्लो चार्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। ओके, देन विल कम टू हिस्ट्री वाला पार्ट कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे लगता है, हमें कौन कौन बताता है, कौन बताएगा हमें। सबसे पहले देखो, हमें बताएंगे जो पेलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं वो। जैसे कोई भी प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाती है, ह्यूमन की डेथ हो जाती है, तो उसके जो फॉसिल्स हैं बेसिकली वो तो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में या धरती के अंदर। तो वो जो सारे फॉसिल्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, ह्यूमंस के, उन सबको स्टडी करने का जो काम है वो है पेलियोंटोलॉजिस्ट का। ओके, पेलियो का मतलब होता है बहुत पुराना,
है ना, थोड़ा सा पुराने लेवल पर ही हम जा रहे हैं, तो उनसे हम पता लगाते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी स्कल मिली है, उसमें मान लो 8 हड्डियां हैं, तो हमें पता होता था कि भाई जो ह्यूमंस पहले रहते थे उनके शरीर में 8 हड्डियां होती थी स्कल में। आज हम चेक करते हैं मे बी 7 हो। तो इट इज काइंड ऑफ व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे हम चीजों को पता लगा सकते हैं। सेम गोज फॉर प्लांट्स, सेम गोज फॉर एनिमल्स, क्योंकि किसी भी जगह का क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर, इन सब पे हर चीज, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब डिपेंड करते हैं। जैसा क्लाइमेट वैसे ही इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, वैसा इनका एवोल्यूशन, है ना। तो हम किसी भी फॉसिल को देखकर ये बता सकते हैं कि भाई ये किस क्लाइमेट में रहा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहा होगा, बारिश कम हुई होगी या ज़्यादा हुई होगी। तो वो सब चीज़ें जो हैं सारी के सारी बताते हैं पेलियोंटोलॉजिस्ट। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। एंथ्रो का मतलब होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं ह्यूमंस की। जैसे मान लो कि आज ना हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तो है ट्राइबल और एक है आपका दिल्ली में रहने वाला एक फैमिली। ओके, अब ट्राइबल जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है दिल्ली वाले लोगों से, है ना। तो जो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं कि भाई जो आज दिल्ली में लोग रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, पहले रूरल एरियाज में रहते होंगे, पहले वो ट्राइबल्स ही हुआ करते होंगे, जंगलों में रहते होंगे। तो आज जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उनका कल्चर क्या है, दिल्ली वाले लोगों का कल्चर क्या है, इससे मैं ये पता लगा सकती हूँ दैट हाउ कल्चर इवॉल्व थ्रू आउट द टाइम लाइन। ओके, सो ये काम है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी, अगर हमने मान लो आज हम कोई बर्तन यूज कर रहे हैं, आज हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर हम लोग खत्म हो गए तो वो जो सारे बर्तन वगैरह जो भी सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं धरती में ही रह जाएंगी। तो अगर मान लो कि हमारे से आज से 5,000 साल पहले कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी तो वो किस तरीके के बर्तनों को यूज करती थी, है ना। तो ये सब हमें जो है धरती के अंदर से मिल जाते हैं, जो हमें एक्सकवेट करने पड़ते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम बेसिकली वही है, सारे टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फिगरिन्स, टॉयज, बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बर्न्ड ग्रेन्स, हाउसेज एंड ब्रिक्स, ये सब जो हम लोगों ने एक्सकवेट किया है उन सब से बेसिकली पता लगता है कि आज से पहले सोसाइटीज कैसी थी, वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न कैसा था, गलियां कैसी थी, घर कैसे बने हुए थे, किस चीज से बने हुए थे, स्ट्रांग थे, वीक थे, क्या था, बेसिकली वो सब चीजें जो है ये लोग बताते हैं। जियोलॉजिस्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे अर्थ है, सॉइल, स्टोन, माउंटेन्स, ये बेसिकली पूरे इनको स्टडी हम लोगों को करना है ना। जियोलॉजिस्ट का काम बेसिकली ये है। इनका काम मे बी हिस्ट्री से संबंधित ना हो, डायरेक्टली नहीं हो सकता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी, जैसे रिवर्स को जो स्टडी करते हैं उन्होंने ये भी देखा हुआ है कि रिवर्स के किनारे ही सबसे पहले जो लोग हैं वो जाकर बसे हैं, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट इज टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट। तो जहां पर नदियां हैं, बढ़िया फ्रेश वाटर मिलता है, तो वहीं पर ही सारे लोग जो है वो प्रेजेंट हैं। सिविलाइजेशंस जो है वो शुरू वहीं से ही हुई हैं। तो सारे ये माउंटेन्स, हिल्स, सॉइल, इन सब की स्टडी से पता लगता है दैट यहाँ पे सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। अगर करती थी तो खाते क्या थे, बिकॉज सॉइल तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, यहाँ पे लोग कल्टीवेशन तो नहीं कर पाते होंगे किसी भी क्रॉप की, तो हंटर्स या गैदरर्स हुआ करते होंगे। तो ये सारे जो है ना इनडायरेक्टली चीजों को हेल्प करता है टू नो अबाउट सोसाइटीज इन द पास्ट। ओके, तो बस ये सारी चीजें पता सी होनी चाहिए। कई बार जो है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में, तो बस ये इनके काम जो है पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट विल हैव हाउ वी मेजर्ड द टाइम इन हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं कैलेंडर्स। जैसे सबसे जो बेस्ट या सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला कैलेंडर है दैट इज योर ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैलेंडर है। ये सारे ही जो दुनिया है, मतलब इंडियंस हो गए, ब्रिटिश हो गए, सारे जितने भी लोग हैं वो यूज करते हैं। ये वही वाला है जिसमें 365 डेज होते हैं और हर 4 साल बाद जो है 366 डेज होते हैं। एक लीप ईयर आ जाता है, क्योंकि अर्थ को, जैसे ये सन है हमारा, अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में टोटल जो टाइम है वो 365 डेज प्लस जो आपके 6 आवर्स हैं वो लगते हैं, इतना टाइम लगता है। तो हर साल हम 6 आवर्स जो है वो ऐड करते चले जाते हैं। तो हर 4 साल बाद जो है 6 × 4 24 आवर्स का मतलब एक दिन हमारा होता है ना। तो टोटल जो है 366 डेज होते हैं आपके हर 4 साल बाद। ओके, जैसे 2024 है या 2028 है ना, तो हर 4 साल बाद हाइपोथेटिकली ये जो है हमारा लीप ईयर आता है।
ये है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसमें आपके 12 मंथ्स होते हैं, हर मंथ में या तो 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं या फिर आपके 28 या 29 डेज होते हैं। दैट इज योर ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारे कैलेंडर्स और भी हैं, है ना, जैसे हम जैसे इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी ना जैसे हम इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर पर चलते हैं, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड अपॉन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, अगर मुझे किसी भी जगह का टाइम पता लगाना है तो मैंने एक टाइमलाइन निकाल ली, ये रहा आपका बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, इससे पहले जितना भी एरा रहा होगा उसे मैं कहती हूं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, आजकल जो है BCE का इस्तेमाल होता है, BCE विच इज बिफोर कॉमन एरा। ओके, इट इज दी बिफोर कॉमन एरा। तो BC लिख लो चाहे BCE लिख लो, वो मर्जी है हमारी, आजकल चलता BCE है। बर्थ ऑफ जीसस के आगे वाला जो एरा है दैट इज कॉल्ड योर कॉमन एरा। ओके, जिसे हम CE भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग ना AD भी कहते हैं, विच इज दी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो है एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी मतलब हिंदी या इंग्लिश जो वर्जन है वो है कि इन द ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब कि जो हमारे लॉर्ड हैं, बर्थ ऑफ जीसस हैं, उनके टाइम में या उनके आगे जो भी सिचुएशंस रही हैं उसे हम लोगों ने एनो डोमिनी के नाम से रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो एक तो ये चीज, इसमें एक चीज बस ध्यान रखने वाली ये है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पर आपका 1 AD आएगा, यहाँ पर आपका 1 BC आएगा, यहाँ पर ना कोई जीरो नहीं है, देयर इज नो जीरो इन कैलेंडर्स। ओके, तो सबसे पहले आपका ये 1 AD है और ये आपका 1 BC है, बीच में जीरो नहीं है। ओके, सो दैट इज वाई हम जब भी ईयर्स वगैरह निकालते हैं तो उसमें हम +1 करते हैं, -1 करते हैं, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है हमारा। ओके, जैसे मान लो कि ये है आपका 2 BC एंड दिस इज योर 2 AD। ओके, दिस इज योर 1 AD, दिस इज योर 1 BC। तो इसमें टोटल जो हमारे साल हैं वो कितने होंगे हमारे? टोटल 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 3 ईयर्स हैं बेसिकली ये, है ना। तो ये 3 अगर हमारे साल हैं तो हमने टोटल 2 BC + 2 AD में ये 4 आ गया, दोनों का सम -1 करना पड़ता है, तभी इसमें हमें निकलते हैं कितने साल हुए हैं टोटल, बिकॉज देयर इज नो जीरो इन दैट। ओके, इसीलिए बस ये ध्यान रखना हम लोगों ने कि हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसमें ये BCE AD वगैरह के मतलब क्या होते हैं, बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ना इसको हम आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। मैं कभी चीजों में AD लिखूंगी, मैं कभी जो है CE लिखूंगी, तो उस टाइम पर ये कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या था। ओके, वैसे इसमें समझाने के लिए जो डायग्राम आपको दिया हुआ है उसमें से भी जो है काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं कई बार। जैसे इसमें आपका ये जो 40,000 BCE है, अब 40,000 BCE कितना होगा? ये आपके 1 AD से आगे ये 40,000 जो है आपके साल है, और हम लोग अभी हैं 2024 में, मतलब आज से 42,024 साल पहले जो है सिचुएशन क्या थी हमारी उस टाइम पर। दुनिया में सबसे पहले जो रॉक आर्ट्स के एग्जाम्पल हम लोगों को मिले हैं, आज से अराउंड 42,000 साल पहले के हमें ये मिले हैं, बिकॉज ये 40,000 BCE है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। और हम लोग किसमें, हम AD में हैं, तो हमें ये वाले साल भी ऐड करने पड़ते हैं, है ना। तो अराउंड ऑलमोस्ट हमारा चल जाता है ये वाला सारा काम। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले रॉक आर्ट के जो एग्जांपल्स हैं वो कहाँ देखने को कब देखने को मिले हैं? तो आंसर इज योर अराउंड 40,000 BCE। रॉक आर्ट का मतलब होता है कि जो भी रॉक्स पर हम लोग आर्ट वगैरह बनाते हैं, रॉक को हम कट करके जो भी वो सारी चीजें बनाते हैं, कोई स्कल्पचर बनाया हम लोगों ने, कोई मूर्ति वगैरह बनाई है, तो उस रॉक आर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। कोई मंदिर बना दिया है रॉक को काट काट के, तो वो सारी चीजें तो स्टार्टिंग में हम बोल रहे हैं इसमें। Okay, so this is your before common era and this is your common era AD, which is your Latin phrase है जिसका मतलब है years after Jesus birth and the time at the when the Jesus was alive. ओके, तो बस ये ध्यान रखना है हम लोगों ने इसमें। और इसके अलावा अगर हम जाएं तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम -1 करते हैं, बिकॉज देयर इज नो जीरो इन योर कैलेंडर। ये बस ध्यान रखना है। इसके अलावा ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंड ऑफ लास्ट आइस एज। देखो आइस एज का मतलब क्या है ना कि पहले अर्थ पे काफी जगहों पर, मतलब काफी मल्टीपल जगहों पे ही जो है आइस वगैरह हुआ करती थी। तो आइस पिघलने से जो है रिवर्स वगैरह बनी, रिवर्स के थ्रू जो है थोड़ा सा फर्टाइल लैंड बना, सॉइल बनी, जिससे कि हम कल्टीवेशन करना शुरू कर चुके थे क्रॉप्स का। तो आइस एज जब तक थी तब तक देयर वाज नो काइंड ऑफ कल्टीवेशन। अभी जो है
एंड ऑफ लास्ट आइस एज, मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ है, वार्मिंग अप हुआ है। तो ऐसा नहीं था कि अब ये वार्मिंग अप हो गया है तो कभी आइस एज आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। सिचुएशंस चेंज होती रही हैं पास्ट में, कभी आइस एज है, कभी फिर जो है प्रॉपर आइस मेल्ट हो गई है, फिर दोबारा आइस एज आ गई है। तो जो लास्ट आइस एज थी हमारी, दैट वाज अराउंड 12,000 BCE। इसके बाद जो है हमारी बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कह लो, सेटलमेंट्स कह लो, ये शुरू हुए हैं आज से 8, मतलब 8,000 साल तो ये BCE के हैं ना, तो टोटल 10,000 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं सेटलमेंट्स वगैरह। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, 6000 BCE में पॉटरी टेक्नोलॉजीज आ चुकी थी। पॉटरी टेक्नोलॉजी की हम लोग बेसिकली किन बर्तनों में खाना खा रहे हैं, क्या वो क्ले के बने हैं, क्या क्ले को हमने हाथ से बनाना है, मशीन से बनाना है, उसको प्योरीफाई करना है, या उसको फायर में रखना है सो दैट वो बढ़िया क्वालिटी का बन सके, उस पर पेंटिंग करनी है कोई अलग अलग कलर्स की। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास 6000 BCE के आसपास आई थी। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड की जो फर्स्ट सिटी थी इन मेसोपोटामिया, इराक वाला जो एरिया है ना आपका, ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के आसपास, तो वहां पर सबसे पहले वर्ल्ड की पहली सिटीज आई थी। ये अराउंड आपका 42,000 43,000 4300 जो BCE है वहां पर था। और 4000 BCE के आसपास यू कैन इमेजिन बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी। कॉपर मेटलर्जी का मतलब ये है कि पहले आपने कॉपर को माइन किया, है ना, आपने माइनिंग किया पहले, फिर आपने उसको काफ़ी ज़्यादा प्योर किया, स्मेल्टिंग करी, आपने बहुत टेम्परेचर बढ़ाया, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया, फिर आपने उसको रिफाइन किया, प्रॉपर पूरा कॉपर आपके पास आ गया है। उस कॉपर से आपने बहुत सारे चीज़ें बनाई, टूल्स बनाए, खाने के बर्तन वगैरह बनाए। उसमें आपने कुछ और ऐड कर दिया, मान लो आपने टिन ऐड कर दिया कॉपर में, तो आपने ब्रॉन्ज बना लिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो कॉपर आया था दैट वाज अराउंड 4000 BCE। ओके, इसको याद करने का, ये इसको याद करना है पूरे हमें डायग्राम को। इसके अलावा बाद में फिर आई है हमारे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये है 2000 BCE का, मतलब आज से 4,000 साल पहले। ठीक है, इसके बाद जो है बर्थ ऑफ जीसस, 0 अब मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ द एराज हैं, एंड देन वी हैव 2000 CE जहां पर हम लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे चैप्टर में जो डायग्राम्स हैं, इनमें जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको इस चैप्टर को मैं पढ़ा रही हूँ अभी, तो ये सब चीज़ें आपने पहले कभी ध्यान में लाई नहीं होंगी। हमारा मकसद ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं उनको हम कवर करें, और एनसीईआरटीज़ में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं या भी जो फैक्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। हिस्ट्री थोड़ा सा ना आपको एनालिसिस भी करवाएगी, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें आपको ये भी याद रखना होगा दैट यू हैव टू लर्न अ लॉट, यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोरी में रखनी पड़ेंगी, फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। जैसे फैक्ट्स हमेशा याद ही करने पड़ने हैं हमें। अब कौन सी वॉर कब हुई है, उसका ईयर जो है वो मे बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। इंपॉर्टेंट ईयर्स बस याद करेंगे, सारे ईयर्स नहीं भी याद करेंगे, लेकिन आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई भी ऐसा आप मान लेते हैं कि सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर कब किस साल में आया था, सिंपल स्टेटमेंट आ जाए, 3 स्टेटमेंट्स आ गए कि भाई फर्स्ट टाइम सेटलमेंट हुई थी वो हमारी 8000 BCE के राउंड हुई थी, और मेटलर्जी जो है वो 1000 AD के आसपास आई थी कॉपर की। गलत हो जाएगा वो। तो ये ना ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, पूछ लेंगे आपसे 1 and 2 ओनली करेक्ट है, 2 and 3 ओनली करेक्ट है, 1 and 3 करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। ओके, इसके अलावा टाइमलाइन ही है हमारा बस इसमें, ये तो क्योंकि 6th क्लास के एनसीईआरटी ना, तो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ये हमारे लिए नहीं है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमें बस ये पता होना चाहिए कि सेंचुरी का मतलब क्या है, 100 साल की एक सेंचुरी होती है, बस ये ध्यान रख लेंगे। जैसे 2001 से 2100 तक की जो सेंचुरी है दैट इज़ योर 21st सेंचुरी। ओके, जो 2100 के बाद आपकी 2200 तक चलेगी दैट विल बी योर 22nd सेंचुरी। 100 साल की सेंचुरी होती है, बस ये ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा पेपर में कई बार ना आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई जो 300 BC वाली है वो सेंचुरी कौन सी है, 3rd सेंचुरी है, 2nd सेंचुरी है। जैसे ये है आपका 1 AD और ये है आपका 100 AD।
एक मिनट, इसको ये है 100 एडी एंड दिस इज योर 200 एडी। 100 साल मैंने ऐड किए हैं इसमें। दिस इज योर फर्स्ट सेंचुरी, दिस इज योर सेकेंड सेंचुरी। मतलब जो सेकेंड सेंचुरी होगी ना उसमें आपका 101, 102, 103 ऐसे ऐसे साल आएंगे, है ना, तो वो सेकेंड सेंचुरी होगी हमारी। अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ पीछे 100 BCE या फिर 200 BCE या फिर 300 BCE, है ना, तो ये आपकी है फर्स्ट सेंचुरी BCE। दिस इज योर सेकेंड सेंचुरी BCE एंड दिस इज योर थर्ड सेंचुरी BCE। तो थर्ड सेंचुरी जो BCE है हमारी, उसमें साल कौन कौन से हैं? 300 BCE से लेकर 201 BCE तक के, ठीक है। तो ये सेंचुरी वाइज, ये 21st क्यों है, फर्स्ट क्यों है, 23rd क्यों नहीं है, ये इसका जो आंसर है वो इस पूरे टेबल में आप लोगों को मिल जाएगा। ये बस ये बनाना आना चाहिए। ओके, चलो, एक तो ये चीज। ऊपर से जो मिलेनियम है वो बेसिकली क्या है? तो मिलेनियम क्या है आपका? 1000 ईयर्स का होता है मिलेनियम। जैसे 2000 से लेकर 3000 का एक मिलेनियम है, दैट विल बी योर थर्ड मिलेनियम। 0 से लेकर 1000 फर्स्ट मिलेनियम, 1000 से लेकर 2000 सेकंड मिलेनियम, 2000 से लेकर 3000 थर्ड मिलेनियम। ऐसे ही आपका BCE में भी चला जाएगा वो सारी चीजें, है ना, तो बस ये पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट इज वी हैव ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंचांग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ना हम लोग यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो थोड़ा सोलर कैलेंडर है, बेसिकली सन की मूवमेंट, मतलब सन के अराउंड अर्थ की मूवमेंट पे डिपेंड करता है वो। ऐसे ना हमारे पंचांग हैं कई सारे, मतलब पंचांग में ना कई सारी चीजें हम लोग ऐड करते हैं ताकि हमें प्रॉपर जो चीजें पता हो। जैसे हमारे जो हिंदू ट्रेडिशंस हैं उसमें ना पंचांग यूज होता है, विच इज अ बुक ऑफ टेबल्स, जो कि हर महीने का जो एक दिन है उसको रिलेट करता है विद एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, कि उस टाइम पर सोलर या जो चंद्रमा है, जो मून है, उसकी कैसी पोजीशन है, सनराइज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है। ये सारे जो चीज़ें हैं, द प्रेजेंस, द लोकेशन ऑफ सन एंड मून एंड रिलेशन बिटवीन दीज टू, इन सब से पता लगते हैं कि भाई बेसिकली हम किस जगह की या किस टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग पंचांग इस्तेमाल करते हैं, पंचांग में भी ना, पंचांग का मतलब क्या है? 5 अंग। तो ये पंचांग में 5 चीजें हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें ना एक तिथि होती है, हर तिथि मतलब टोटल हर लूनर मंथ में 30 तिथिज होती है। जैसे 1st ऑफ मंथ, 2nd ऑफ मंथ, 3rd ऑफ मंथ, तो ऐसे तिथिज आती हैं इसमें। फिर आता है आपके इसमें वार की वीकडे। हमने हर वीक को 7 दिनों में बांटा हुआ है, जो हर एक भगवान को हम लोगों ने, भगवान तो नहीं कह सकते हम लोग, मतलब एक ग्रह को, एक प्लैनेट को हम लोगों ने दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आता है नक्षत्र। लूनर मैंशन का मतलब क्या है कि उस दिन जो मून है उसने, मतलब कि कौन से कॉन्स्टलेशन में है, वो कौन सी लोकेशन पर है अपना स्पेस में, ठीक है। फिर योग आता है जिसमें सन और मून की पोजीशंस का कॉम्बिनेशन होता है, और ये बताता है कि उस दिन की जो एनर्जेटिक प्रोफाइल है वो क्या है, कि आपको ये काम इस दिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बताता है ना पंडित से ऐसे कि आज आपका ये करने का योग है ना, हम कल ये वाला काम शुरू नहीं करेंगे क्योंकि वो उसमें वो योग नहीं बनता है। तो वो सन मून की पोजीशंस के हिसाब से होता है। करण जो है, करण दिस इज द हाफ ऑफ द तिथि। टोटल 30 तिथिज है, तो टोटल आपकी 60 तिथिज होनी चाहिए, है ना। तो इसमें टोटली 11 हैं हमारे, 11 हैं, मतलब ऐसे हर 11, पहले 11 आएंगे, फिर अगली 11 आएंगी, फिर अगली 11 आएंगी, जस्ट लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे टोटल 11 करण होते हैं इसमें। तो ये पता होनी चाहिए कि पंचांगों में 5 चीजें हैं क्या। तिथि है, वार है, आपका नक्षत्र है, योग है, करण है। ये 5 चीजों के हिसाब से जो है हिंदू का जो ये कैलेंडर्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बताते हैं कि भाई दिवाली कब आएगी, होली कब आएगी, इनके हिसाब से फिर डिसाइड होता है वो। ओके, नेक्स्ट वी हैव द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम पढ़ें कहाँ से? देखो, अब हिस्ट्री को पढ़ने के ना बहुत सारे सोर्सेज हैं। ये सारी चीज़ें जो 6th क्लास के बच्चों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है, ये इनकी एक्टिविटी है। हमारे लिए है इम्पॉर्टेंट ये सब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमारे पास ओरल सोर्सेज हैं, जीनियोलॉजिकल, कि जैसे हर जनरेशन टू जनरेशन इसके बाद कौन आया है, इनके बच्चे का नाम क्या था, उनके बच्चे का नाम क्या था। फॉकलोर, मतलब जैसे जो लोगों के जो संगीत वगैरह होते हैं, फोक ट्रेडिशंस होते हैं, सिंगिंग के थ्रू, इसके थ्रू जो है चीज़ें बताई जाती हैं कि गाना वगैरह लिखा होगा उस टाइम पर, है ना। तो ये एक हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, जानने का कि जनरेशन कौन सी थी, क्या नाम था उनका, क्या मौर्य थे, गुप्त थे, क्या थे। वी हैव इंडियन लिटरेचर। हमारे पास वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं उस टाइम की सोसाइटीज़ की प्रॉपर
क्लासिफिकेशन है कि भाई यहाँ पर विमेन का स्टेटस क्या था, यहाँ पर हम खेती करते थे कि नहीं करते थे, क्या इस टाइम पर कास्ट थी या नहीं थी, ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का, सोसाइटी किन चीज़ों में बटी हुई थी, वो सब चीज़ें जो है वेद हम लोगों को बताते हैं। ये लिखी हुई हैं, ये हम लोग पढ़ सकते हैं। दैट इज वाई वी कैन इजिली लर्न फ्रॉम वी कैन इजिली लर्न पास फ्रॉम दीज सोर्सेज। देन वी हैव पोएम्स एंड प्लेज, हिस्टोरिकल टेक्स्ट। हिस्टोरिकल टेक्स्ट मान लो किसी ने कोई बुक लिखी है, जैसे एग्जाम्पल आप कह लें, एक कल्हण हम पढ़ेंगे, कल्हण ने एक बुक लिखी है राज तरंगिनी, जिससे पता लगता है कि कश्मीर वाले एरिया में कैसी जनरेशन टू जनरेशन रूल होता हुआ आया है, कैसा रूल रहा है वहाँ पे, या वहाँ के लोगों का क्या कल्चर था, सोसाइटी कैसी थी, डिवाइडेड थी या यूनिफाइड थी, वो सब चीज़ें जो है बुक्स के थ्रू पता लगती है हमें। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, किसी पर्सन ने अपनी बारे में कोई बात बता रखी हो, कोई ऑटोबायोग्राफी वगैरह हो, है ना, तो ये सारी स्टोरीज वगैरह है ना। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, जो लिखा ही गया है इसलिए ताकि आगे के जो लोग जो आए लाइफ में तो वो पढ़ सकें हमारे बारे में भी, दैट दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर सोसाइटी, दिस इज हाउ वी बिहेव, दिस इज द स्टेटस ऑफ विमेन, दिस इज द स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर कास्ट और क्लास, वट एवर, है ना। तो वो सब चीज़ें जो इंडियन लिटरेचर में है। फॉरेन अकाउंट्स, ट्रेवलॉग्स हो गए हैं या हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हो गए। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग ना जैसे सेंट्रल एशिया से आए हैं या चाइना से इंडिया में आए थे या बहुत जगहों से अफ्रीका से भी आए थे। तो जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ना मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज जब इंडिया आए थे तब उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। अब इंडिका बुक उन्होंने 4th सेंचुरी BCE के आसपास, मतलब वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने जो बुक लिखी उसमें इन्हीं सोसाइटी का जिक्र होगा कि लोग कैसे घरों में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या कल्चर है, क्या बेसिकली सब चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो प्रॉपर पूरा सिस्टम है इसने बता दिया हमें कि उस टाइम पर जो मौर्यन एम्पायर था उसके बारे में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता गया हमें। तो उससे पता लग गया हमें कि भाई हाँ मौर्यन एम्पायर था इस टाइम पर 4th BCE के आसपास। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कोई भी बाबर नामा ले लो कि बाबर के टाइम पर जो भी सारी चीज़ें हुई थी तो वो सारा उस सोसाइटी के बारे में उन्होंने बताया, है ना। तो मतलब कहने का है कि जब भी किसी आसपास पर्सन बुक लिखता है तो उससे पता लग जाता है। आर्टिस्टिक सोर्सेज हैं हमारे पास, पेंटिंग से पता लगता है, स्कल्पचर से पता लगता है, पैनल जो आपके जैसे टेम्पल में जो वॉल्स वगैरह होती है उसमें कार्विंग होती है काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी जो पिक्चर्स है वो बनी होती है, तो उससे पता लगता है कि जब ये टेम्पल बना था तब उस टाइम पे कल्चर कैसा था, उस टाइम पे लोगों की सोच क्या थी, या फिर लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, या नहीं करते थे। दैट इज टू बी पोर्ट्रे ऑन दीज पैनल्स। स्कल्पचर्स हैं हमारे, मूर्ति वगैरह हैं, तो मूर्ति से पता लगता है कि भाई कितने हमारे शिल्पकार जो थे वो हुनर वाले थे, मतलब कितना ज़्यादा उनके पास ये टेक्निक्स थे कि बढ़िया अच्छी अच्छी कार्विंग हम कर सके। पेंटिंग से पता लगता है, एक्सकवेशन सारे ये ह्यूमन, एनिमल्स, टूल, वेपन्स, पॉटरी, रिचुअल्स, जैसे कई बार ये मिलता है कि एक ऑल्टर जैसे जो हवन वगैरह की जो हवन कुंड वगैरह होते हैं जिसमें आग वगैरह लगती है, तो वो कहीं अगर मिलते हैं तो उससे वी कैन इंटरप्रेट कि भाई हाँ यहाँ पर जो है अग्नि को हम अच्छा मानते थे या उसको हम यूज़ करते थे फॉर ऑस्पिशियस पर्पसेस, या फिर उसको हम लोगों को जलाने के काम लेकर आते थे जो डेड बॉडीज़ हैं उनको। तो मतलब कहने का ये है कि जो ब्यूरियल्स हैं, हैबिटेशंस है, वो सब बताते हैं कि हाउ वॉज दी कल्चर। जैसे कई जगहों पर ये मिला है कि भाई एक डेड बॉडी है, उसके आसपास ना से काफ़ी सारी चाहने वाली चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये माना जाता था कि भाई ये लोगों को लगता है कि आफ्टर लाइफ भी एक चीज़ है, पर्सन वहाँ पर जाएगा तो उसको उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब चीज़ें अपने साथ लेकर चला जाए, तो हमने उसके साथ में ही उनको रख दिया। तो ये क्या है, ये पता लगाता है कि भी उस टाइम पर सोसाइटी में कल्चर कैसा था, क्या वो आफ्टर लाइफ में मानते भी थे कि नहीं मानते थे, है ना। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स हैं, माउंट्स, मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल हो गया, उसके पीछे की जो कहानी है वो मतलब एक तरीके से बताता है कि उस टाइम पर क्या राजाओं के मतलब शौक थे या फिर सिस्टम कैसा था, जो भी सारी चीज़ें वो बताते हैं हमें। इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस बेसिकली जो लिखी हुई दीवारों पे लिखी हुई चीज़ें हैं, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में, है ना, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई या कॉपर प्लेट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, तो वो सब चीज़ें इसमें बताती हैं हमें। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, जैसे इसमें हिस्टोरियंस कहते ही ये हैं कि भाई बेसिकली अगर आपने हिस्ट्री जाननी है देन यू शुड हैव एटलीस्ट एक्सेस टू वन ऑफ दोज। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ ही चाहिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी चाहिए आपको, फिर इंस्क्रिप्शंस भी चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा हो जाए कि भाई हाँ आपको चीज़ों का पता लग जाए। ओके, देन वी हैव
देन वी हैव, जैसे इसमें एक्टिविटी दी हुई है कि भाई जैसे मान लो एक कॉइन है, इस कॉइन को देख के आपको क्या पता लगता है? इस कॉइन को देख के पता लगता है कि भाई पहली बात तो ये गोल्ड का कॉइन है। तो अगर गोल्ड का कॉइन है मतलब सोसाइटीज यहाँ पे क्या थी, रिच सोसाइटीज थी जहां पर गोल्ड के सिक्के बन रहे हैं जो सबके पास हैं, है ना। इसमें राजा दिखाया हुआ है ना, किंग है जो कि वीणा प्ले कर रहा है। तो वीणा प्ले कर रहा है मतलब कि यहाँ पर जो आर्ट है उसको भी काफी ज्यादा प्रमोशन किया जाता था। जो राजा है अगर खुद ही आर्टिस्टिक है तो सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे उनको भी रोकेंगे नहीं ना कि वो तुम वीणा मत बजाओ, है ना। तो ये सारा, तो सोसाइटी रिच है, आर्ट को जो है बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है। और साथ में ये भी है कि बढ़िया जो हमारे जिन्होंने कॉइन्स वगैरह बनाए हैं वो कितना अच्छे तरीके से सोसाइटी में मतलब एक और आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो सिक्का बनाना भी अपने आप में एक आर्ट है ना। तो दैट्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक, है ना। तो ये बस इससे पता लगता है। सेम ये कुछ पैनल्स पे एक्सकवेशंस मतलब जो कार्विंग्स हैं वो की हुई हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो जो ये टेम्पल्स वगैरह में सारे मूर्ति वगैरह बनती थी ना, जैसे ये सारी कार्विंग वगैरह हो रखी है, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को पढ़ना तो नहीं आता था ना, लिखना आता था। तो कहानियां अगर बतानी है आपको, रामायण होगी, महाभारत होगी, तो ना पेंटिंग के थ्रू नहीं बता के हम इनके थ्रू बता पाते थे कई बार, कि भाई हमने पूरी स्टोरी के ना जो सीन्स है वो डिपिक्ट कर दिए। तो क्योंकि लोगों को पढ़ना नहीं आता था तो उससे जो है पता लग गया हमें कि भाई जो है अगर लोगों को चीज़ समझानी है तो आपको इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। और साथ में ही ये सब चीज़ें भी कितने ब्यूटीफुल तरीके से कार्विंग की हुई है, मतलब इतना ज़्यादा। आप आज अगर किसी को बोलोगे नहीं कि इतनी बढ़िया पेंटिंग बना दो मेरे लिए, तो मे बी वो ना बना पाए, बना पाएगा बट मे बी ना बना पाए। लेकिन उस टाइम पर विदाउट टेक्नोलॉजी इतना अच्छा सब कुछ बनाना, दैट वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, है ना। तो ये सारी चीजें बताती है। मैं जैसे ये सत्यमेव जयते हमारा नेशनल जो सिंबल है उससे हम लोगों ने लिया, और दैट्स योर अशोक कैपिटल। ओके, इसमें आपके 4 शेर हैं, मतलब दिख 3 रहे हैं बट हैं 4, तो 4 डायरेक्शंस में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे इन चारों हैं। ये आपका अशोक चक्र है जिसमें 24 इस तरीके से क्रॉसिंग्स हैं, है ना। यहाँ पर भी एनिमल्स बने हुए हैं, बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, लायन है ना। तो ये मतलब एक जो प्रॉपर पूरा सिस्टम है, इसी को हम लोगों ने ये नेशनल सिंबल बनाया हुआ है ना। सत्यमेव जयते के को आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में यही सब चीजें आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर आपको मिलती है, चाहे वो लिटरेरी है चाहे आर्कोलॉजिकल है, इन सब से जो है आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू फाइंड द सोसाइटी, द कल्चर, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन सोसाइटी, है ना, कि कास्ट है कि क्लास है कि क्या है बेसिकली, है ना। तो वो सब चीज़ जाननी है हमें। इसमें इंपॉर्टेंट है आगे द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आज से 3 लाख साल पहले जो होमोसेपियंस थे वो आए थे, मतलब ह्यूमंस आए थे इस तरीके से। हम जैसे आज दिखते हैं, मे बी हम बहुत पहले ऐसे ना दिखते हो, वो तो धीरे धीरे एवोल्यूशन हो गया ना हमारा। बट स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस आए थे वो 3 लाख साल पहले आए थे। बहुत ही पुराना टाइम होता है कि 3 लाख साल पहले, लेकिन अर्थ को देखो आप, अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स की है, बिलियन ईयर्स। तो ये 3 लाख साल तो इट इज जस्ट टाइनी ऑफ फ्रैक्शन। ओके, एक तो ये चीज। इसके अलावा ये क्या है कि जैसे आपके जो पहले ह्यूमंस थे, अब वो एग्रीकल्चर तो स्टार्टिंग में नहीं कर रहे होंगे, अब तो धीरे धीरे हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो भूख तो लेकिन लगनी शुरू हो गई है ना, पेट तो आ चुका है। तो अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हम लोगों ने जो एनिमल्स वगैरह हैं, जो है जो फ्रूट्स वगैरह हैं पेड़ों वगैरह पे, उनको खाना शुरू करना है। तो वी वर बेसिकली हंटर्स एंड गैदरर्स। ओके, और क्योंकि हंटिंग और गैदरिंग करनी है तो सोसाइटी में ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपने एक हंट किया और आप उसको मार के खा गए। फैमिली सिस्टम धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो उस टाइम पे जो लोग हैं एनिमल से बचने के लिए एक ना ग्रुप में रहते थे, सो दैट अपनी सुरक्षा कर सके। फायर का जो आविष्कार है वो भी जो है धीरे धीरे इनको पता लगा। ओके, तो स्टार्टिंग में ग्रुप्स वगैरह में रहते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, फ्रूट्स पे डिपेंडेंट थे, एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे। और थोड़ा बहुत ये भी है कि मे बी दे हैड सम नोशन अबाउट दी आफ्टर लाइफ। अब आफ्टर लाइफ बेसिकली वो है कि मतलब क्या चीज़ है आफ्टर डेथ, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, मे बी उनको पता हो मे बी उनको ना पता हो, बट हाँ ये हमें पता है कि समथिंग कुछ नेचुरल जो
फोर्सेस हैं उनके रिगार्डिंग उनके कुछ व्यूज थे कि बारिश क्यों हो रही है, कोई भगवान जो है वो मतलब गुस्सा हो गया है या फिर उसको शांत कैसे करना है। तो वो सब उनके दिमाग में था, जो बिलीव्स हैं, जो डर है ना। सपने भी अभी आज तो आने शुरू नहीं हुए ना, सपने पहले भी आते होंगे लोगों को। तो ये सपने क्यों आ रहे हैं, सपने में इतनी चीज रियल क्यों लग रही है, जो हम सपना एकदम से देख एकदम से उठ जाते हैं, वो फीलिंग ना बिल्कुल सेम रहती है जो सपने में चल रही होती है। तो उसको कैसे समझना है उन्होंने, तो कुछ ना कुछ वो अपने साथ जो है बिलीफ सिस्टम लेकर चल रहे होंगे, फेथ लेकर चल रहे होंगे। तो ये सारा है सब कुछ। तो स्टार्टिंग में जो है टेम्पररी कैंप्स वगैरह में रहते थे, बिकॉज आज फ्रूट्स खत्म हो गए हैं इस पेड़ के, तो अगले और पेड़ पर चले जाना है, यहाँ के एनिमल्स खत्म हो गए तो दूसरे एनिमल पे चले जाना है ना। तो ऐसे अलग अलग एरियाज में, टेम्पररी एरियाज में रहते थे, रॉक्स में रहते थे, गुफाएं वगैरह बना लेते थे, और अब एक दूसरे से बात करते थे। बट वो जो लैंग्वेज है मे बी टुडे इज लॉस्ट, वो हमें नहीं पता है, बिकॉज उस टाइम पे राइटिंग तो नहीं आई थी, तो उन लोगों ने लिखा तो कुछ है नहीं हमारे लिए। तो वो जो लैंग्वेज थी वो मे बी आज नहीं है, बट दे यूज्ड फायर, उन्होंने फायर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स की हुई हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें कैसे पता कि जो ह्यूमंस है वो इस टाइम पर यहाँ रह रहे थे, क्योंकि कुछ लिखावट तो है नहीं। अब आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, लेकिन साथ में रॉक पेंटिंग्स भी हैं, कि मतलब वो रॉक पेंटिंग्स करते थे, एनिमल्स बनाते थे, क्योंकि एनिमल्स ही देख रहे हैं आसपास, डियर, लायन वगैरह सब कुछ बने हुए हैं वहाँ पे, है ना। तो पेंटिंग्स वगैरह से पता लगता है हमें। इसके अलावा जो है सिंपल ऑर्नामेंट्स भी जो है, जैसे स्टोन हो गए, शेल बीड्स हो गए, एनिमल्स के टीथ से जो पेंडेंट्स वगैरह बने हैं, समटाइम एक्सचेंज्ड देम विद अदर ग्रुप्स। तो धीरे धीरे जो है चीज़ें मतलब डेवलप होनी शुरू हुई हैं, जो है इकट्ठे रहते हैं, टेम्प्रोरी जगहों पर रहते हैं, परमानेंटली सेटल्ड नहीं है कहीं पर भी, बिकॉज कभी भी फ्रूट्स खत्म हो सकते हैं, कभी भी एनिमल्स इस एरिया से दूर जा सकते हैं। जैसे हर बार जो है लोकेशन आपको चेंज करते रहनी पड़नी थी। ओके तो जो फर्स्ट क्रॉप बेसिकली आई है, अब क्रॉप का मतलब क्या है कि अब आपने क्रॉप ना लगानी है परमानेंटली सेटल होके, अब टेम्पररीली आप नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू डू दी क्रॉपिंग सिस्टम, कल्टीवेशन शुरू हो चुकी है। आइस एज, आज से 12,000 साल पहले जो है लास्ट आइस एज आई थी, चीज़ें मेल्ट हुई हैं, रिवर्स, आइस मेल्ट हुई है, रिवर्स बनी है, रिवर्स से जो सॉयल है उसमें जो पानी गया है, पानी से जो है सॉयल फर्टाइल हुई है, कल्टीवेशन के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली प्रोवाइड करी हैं उसने, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे जो लिविंग कंडीशंस थी ह्यूमंस की वो इम्प्रूव हुई हैं, बिकॉज दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग द सीरियल्स एंड ग्रेन्स। ठीक है, अब खुद भी जो एनिमल्स उन्होंने आसपास देखे, कुछ उन्होंने जो डोमेस्टिकेट कर लिए कि भाई खुद की सुरक्षा के लिए भी, है ना। तो जैसे कैटल्स हो गए, गोट्स हो गई, जिनसे जो है जो एक मिल्चिंग एनिमल्स हैं बेसिकली, तो वो सब भी जो है उनके साथ ही अब रह रहे हैं। कुछ जैसे डॉग्स वगैरह हैं, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिकेशन जो है अब शुरू हो चुकी है। ठीक है, धीरे धीरे उनके जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं, रिवर्स के अराउंड सारी जो सिचुएशंस हैं वो बदल रही हैं, सेटलमेंट आ रही है, बहुत अच्छे वाली फर्टाइल लैंड है, और जो क्रॉप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बनाना, अब उगाना अब ईजी हो गया है। अब धीरे धीरे बेसिकली क्या है ना कि जैसे अब सेटलमेंट आ चुकी थी, तो अब लोगों के पास क्रॉप है, खाना है, मतलब एक बार क्रॉप लगाई, अब अगले 7 महीने के लिए खाना है आपके पास। तो अब 7 महीने के लिए खाना है तो आपको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा वो साथ में। तो जो कम्युनिटीज़ हैं वो धीरे धीरे, और उनकी पॉपुलेशन जो नंबर है वो बढ़ रहा है, ऐसे सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी जो है धीरे धीरे हमारी बढ़ रही हैं। अब लोगों को खाना ही खाना है, अब लोगों को खाना खाना है अगर, तो फिर बेसिकली उनको ज़मीनें चाहिए होंगी। अब अगर ज़मीनें चाहिए हैं तो उस ज़मीन पर मे बी आज एक कम्युनिटी रहती हो, दूसरी कम्युनिटी अभी किसी और एरिया में रहती है, उसका जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको और ज़मीनें चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, तो मे बी इस कम्युनिटी को हटाने की कोशिश करेंगे, तो वॉर में भी हो सकते हैं ज़मीनों के लिए, उससे जो है वायलेंस बढ़ सकती है। तो अपनी सिक्योरिटी जो है अगर वो आपने करनी है तो फिर आपको कुछ लीडर्स लेकर आने पड़ेंगे, सो दैट जो वेलफेयर है लोगों का, डेवलपमेंट जो है लोगों का, वो आप इंश्योर कर सके। सबसे पहले सिक्योरिटी की हम बात करते हैं उसमें, है ना। तो इस टाइम पर जो लैंड्स वगैरह हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के नाम पर नहीं है, कम्युनिटीज़ के नाम पर हैं, बिकॉज अभी तक जो इतना ज़्यादा सिस्टम चेंज नहीं हुआ है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, द लैंड बिलोंग्स टू द कम्युनिटी। ओके तो धीरे धीरे जो है छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, जो हैमलेट्स हैं, वो और साइजेबल विलेजेस में बढ़े हैं, और साथ में फूड, क्लोथिंग,
टूल्स, ये सब धीरे धीरे हमारे इंक्रीज होने शुरू हुए हैं। और टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे आएगी, जैसे अभी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की आई थी, फिर आपके पॉटरी मेकिंग आएगा, एंड देन अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले जो कॉपर आया है, कॉपर से टिन मिला के हम लोगों ने ब्रॉन्ज बनाया है। देन आयरन बेसिकली आया है, आयरन की वजह से काफ़ी ज़्यादा और सारी चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं इस एनसीईआरटी में हम लोगों को ये बताया हुआ है कि किस तरीके से, जैसे हमने स्टार्ट जब किया था, देन वी डिस्कस्ड कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको क्या समझ में आएगा कि हम टाइम को मेजर कैसे करते हैं। आई थिंक टाइम को मेजर करने का टॉपिक हमारा क्लियर है, पंचांग वगैरह हमारे क्लियर हैं, हमारा जो क्राइस्ट एरा है या कॉमन एरा है या हमारा बिफोर कॉमन एरा है, एनो डोमिनी है, हम किसी भी सेंचुरी को कैसे लिखते हैं, मिलेनियम क्या होता है, देन वी कैन ईजिली रिमेंबर कि भाई हाँ ये टाइमलाइन है हमारी। ओके, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, कौन कौन से सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, या कौन से सोर्सेज हैं, उनके आगे और क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये हम लोगों ने देखे हैं अभी। एंड देन वी हैव हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव, सबसे पहले जो ह्यूमंस आए थे आज से 3 लाख साल पहले, वो किस तरीके से रहते थे, वो बेसिकली क्या खाते थे, कैसे खाते थे, क्या पेंटिंग्स करते थे कि नहीं करते थे, है ना। तो काफ़ी सारी जैसे बीड्स वगैरह से हमने कोई पेंडेंट वगैरह बनाया कि नहीं बनाया, उनकी कुछ और हॉबीज होती थी कि नहीं होती थी, वो सब चीज़ें जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर करी है। ओके, सो दिस इज दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, 6th क्लास की एनसीईआरटी है हमारी। इसमें जो डायग्राम्स हैं उनमें जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चंस जो है जनरली बनते हैं, तो इन डायग्राम्स पर ज़्यादा फोकस करना, निमोनिक्स अगर हो सके तो बनाना, लेकिन निमोनिक्स अगर नहीं बनाओगे ना तो भी जो चीज़ें अगर आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी निमोनिक्स है ना श्योरिटी होती है कि भाई हाँ मुझे याद हो जाएगा। जैसे मुझे अब ये BF CF IAS याद हो गया है ना, मतलब जैसे पहले भी याद था, तो ऐसे ये पहले बैक्टीरिया आया है या फिर फंगाई आया है या फिर कोरल्स आए हैं, उसके बाद जो है फिश आई हैं, फिर इंसेक्ट्स हैं या एम्फीबियंस हैं या शार्क है, तो ये सब चीज़ें मुझे अब ऐसे याद हैं, मतलब आप लोगों को भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये कुछ तरीका जो है अपने को अपनाना पड़ेगा टू लर्न द थिंग्स, टू मेमोराइज द फैक्ट्स। और ये हम मान के चलेंगे दैट एनालिटिकल पोर्शन है हिस्ट्री में, बट जितना ज़्यादा याद आप कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए बेटर है, उतने आपको बाकी बच्चों से एज मिलेगा। तो इट इज़ नॉट लाइक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मेमोरी या फिर रोट लर्निंग है, दोनों का एक मिक्सचर सा चलेगा इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। ओके, सो इसके साथ हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है तो प्लीज़ आस्क एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।